हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रिकी और चलिए सुनते हैं अमावस की रात का 5वां एपिसोड। लेकिन अगर आपने पहले के एपिसोड नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को चेक करें। अर्चना सामने वाली सीट पर बैठी हुई थी, पर उसकी नज़र पीछे राहुल को देख रही थी। उसने मुड़कर राहुल का हाथ अपने हाथों में लिया और पूछा, बेटा तुम्हारे पापा, मैं और गीता सब परेशान हैं। हम जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ जिस वजह से तुम ये कहना चाहते हो कि मैं सही थी। हमें समझ नहीं आ रहा कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। डरो नहीं बेटा, प्लीज़ हमें बताओ क्या हुआ था वहाँ पर। माँ चाहे कितनी भी परेशान क्यों ना हो, वो अपने बच्चों को हमेशा हौसला देने की कोशिश करती है। सवाल तो इतने पूछे जा रहे थे लेकिन राहुल जवाब किसी का भी नहीं दे रहा था। एक खौफ था उसके चेहरे पर जो अभी तक नहीं गया था। जाने क्यों कभी अचानक भागने का बोलने लगता और जब कुछ पूछा जाता तो खामोश हो जाता। वो किसी से नजरें नहीं मिला रहा था। गीता उसके बगल में बैठी उसके हाथों को पकड़े हुई थी। संग्राम सिंह अब भी उन काली सड़कों पर कार दौड़ा रहे थे और जैसे इन जंगलों से जल्दी अपनी कार को बाहर निकालना चाहते थे। अगले ही पल आखिरकार राहुल ने खौफ में समाई अपनी जुबान खोली। मम्मी, पापा, गीता। राहुल की आवाज़ बेशक अब भी डरी हुई थी, पर फिर भी न जाने अब वो कौन सा राज बताने वाला था। फिर उस कहानी की शुरुआत होने लगी जिसका इंतज़ार पूरा परिवार अब तक कर रहा था। जब मैं उन झाड़ियों के पीछे उस शख्स को ढूंढने गया, मैं अपनी टॉर्च लिए इस उम्मीद से आगे बढ़ा कि शायद वहाँ कोई ज़ख्मी हालत में होगा, पर मुझे वहाँ कोई भी नहीं दिखाई दिया। एक पल के लिए मुझे ये भी लगा कि शायद वो कोई इंसान ना हो, कोई जानवर भी तो हो सकता है जो कार से ज़ख्मी होकर जंगल में चला गया होगा। लेकिन वो जानवर हो या इंसान, उसे भी मदद चाहिए होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं झाड़ियों से आगे निकला तो मुझे काले और घने जंगल के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैंने वहाँ आवाज़ लगाई, कोई है वहाँ? हेलो, कोई है? मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आप वहाँ हो तो प्लीज़ जवाब दीजिए। लेकिन मुझे वहाँ से कोई भी जवाब नहीं मिला। टॉर्च की रोशनी भी उस काले घने जंगल और इस काली अमावस की रात में फीकी पड़ रही थी। मैं ठीक से नहीं देख पा रहा था कि तभी थोड़ी देर की कोशिश के बाद जब मुझे ये एहसास हुआ कि वहाँ कोई भी नहीं है, और ये भी एहसास हो चुका था कि मैं किसी को ढूंढते हुए न जाने किस मायावी से दिखने वाले भयानक जंगल में आ चुका हूँ, और साथ ही ये भी एहसास मेरे दिल को हो चुका था कि ये अगर कोई ये जानवर ही होता तो इतनी दूर जंगल में कैसे ज़ख्मी हालत में आ सकता था। इसी एहसास के साथ मैं वापस आने के लिए मुड़ा ही था कि तभी कुछ हल्की सी आवाज़ मेरे कानों में आई और मैं पीछे मुड़ा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने एक बार फिर आवाज़ लगाई, तभी मुझे किसी के रोने की आवाज़ आई। मुझे अब तक इस बात पर पूरा यकीन हो गया था कि कोई हमारी कार से ज़रूर टकराया था। मैं तेज़ी से अपनी टॉर्च लिए उस तरफ बढ़ा। थोड़ी दूर जंगल में चलने के बाद मैंने देखा, और इतना कहते ही राहुल की आवाज़ में जैसे एक अजीब सा डर थरथरा रहा था और आवाज़ जैसे रुक सी गई थी। संग्राम सिंह अब भी कार तेज़ भगा रहे थे। तभी अर्चना ने पूछा, क्या देखा बेटा? कौन था वहाँ पर? मम्मी, वहाँ एक पेड़ के नीचे कोई बैठा हुआ था। कुछ देर सांस रोकने के बाद राहुल ने आगे बताया। कौन बैठा था वहाँ? गीता ने पूछा, जो अब पूरी तरह डर रही थी। ये तो मुझे भी ठीक से दिखाई नहीं दिया कि वो कौन था, क्योंकि जब मैं पास पहुँचा तो देखा एक पेड़ के पीछे कोई बैठा रो रहा था। जब मुझे समझ में आ गया कि वो किसी औरत की रोने की आवाज़ थी, मैं बहुत हैरान हुआ कि आखिर एक औरत इस भयानक जंगल में बैठी क्यों रो रही है, और अगर वाकई वो हमारी कार से टकराकर घायल हुई थी तो वो सड़क से इतनी दूर इस जंगल में कैसे आ गई थी? क्या तुमने उससे बात की? और अगर उसे मदद चाहिए थी तो तुमने हमें वहाँ से कार भगाने को क्यों कहा बेटा?
संग्राम सिंह ने पूछा, जो कि कार चलाने के साथ साथ राहुल की बात भी गौर से सुन रहे थे। पापा, जब मैं उस पेड़ के पीछे गया तो और भी हैरान हो गया। मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया ये देखकर कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। मैं उसके पास गया और देखा वो बच्चा बेहोश था, और जब मैंने टॉर्च से उसे देखा तो पता चला कि उसके सिर से खून आ रहा था। मैं बहुत घबरा गया था। बच्चा बहुत ही मासूम लग रहा था, पर वो शायद बेहोश था। बूढ़ी औरत उसके माथे पर बार बार हाथ फेर रही थी। मैंने पूछा, अम्मा, मैं आपकी मदद के लिए आया हूँ। आप लोग इस सुनसान जंगल में यहाँ कैसे? क्या आप लोग हमारी कार से टकराए थे? माफ़ कीजिएगा, मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ। क्या ये आपका पोता है? लेकिन अभी तक उस बुढ़िया ने मेरी तरफ देखा तक नहीं था। अब भी वो रो रही थी। मैंने उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, अम्मा, मैं आपकी मदद करने आया हूँ। मेरी कार यहीं पास में सड़क पर खड़ी है। हमें जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा, प्लीज़। पूरा जंगल एक अजीब सी आवाज़ से गूंज रहा था, जिसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल था कि वो सब क्यों और क्या था। मैं उस औरत से बात करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जैसे मुझे देख ही नहीं रही थी या मुझे जानबूझकर नज़रअंदाज कर रही थी। जबकि मैं बड़ा हैरान था कि भला इस घने जंगल में कौन मदद नहीं चाहेगा। फिर आखिर वो बुढ़िया क्यों खामोश थी? तभी उसके रोने की आवाज़ खत्म हुई और ऐसा लगा कि पूरा जंगल उसके रोने की आवाज़ के चुप होते ही एकदम शांत हो चुका था। और ये पल इतना डरावना लग रहा था कि मैं अपने आप को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा था। फिर उस बुढ़िया ने बिना मेरी तरफ देखे एक खौफनाक ढंग से कहा, तुम लोगों ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बिगाड़ा था हमने तुम्हारा? मैं बहुत घबराया हुआ था ये सब सुनकर। अम्मा, माफ़ कीजिएगा, दरअसल गलती मेरी ही है। कार मैं ही चला रहा था और ये सब कैसे हुआ मैं खुद समझ नहीं पाया। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे आप लोगों की मदद करने दीजिए। मैं अपने परिवार के साथ एक पार्टी से लौट रहा था और ये हादसा हो गया। मैंने उन्हें जवाब दिया और माफ़ी भी मांगी। तुम बड़े लोग कार ऐसे चलाते हो कि हम जैसे गरीब लोग तुम्हें दिखाई नहीं देते। मेरा इस दुनिया में मेरे पोते सोनू के अलावा और कोई नहीं था और अब ये भी नहीं रहा। और वो इतना कहते ही फिर से ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अम्मा, ये जिंदा है। मैंने उसकी सांस चेक की है और वो चल रही है, पर लग रहा था खून ज़्यादा बह गया था। उस बच्चे के सर पर भी गहरी चोट थी, जिससे अभी भी खून बह रहा था। अम्मा, खून ज़्यादा बहने के कारण ये बेहोश है। आप जल्दी कीजिए, इसे हॉस्पिटल ले चलते हैं। कुछ नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ आपको, मेरा विश्वास कीजिए। मैं ये सब बड़ी हिम्मत के साथ बोल रहा था। जंगल एकदम शांत लग रहा था, पर भयानक और काला होता जा रहा था। इस पर वो बुढ़िया आगे बोलती है, स्कूल से आने के बाद सोनू हमेशा मेरी मदद करता था। हम यहीं पास के एक गांव में रहते हैं। मैं गरीब हूँ, इसलिए जंगल से सूखी लकड़ियाँ चुनकर उसे शहर में बेचकर अपने सोनू और मेरा गुजारा करती थी। सोनू आज भी मेरी मदद करने आया था और इस तेज़ बारिश से बचने के लिए हम एक पेड़ के नीचे छुपे थे। और शाम घिर आई और जब बारिश रुकी रात हो चुकी थी और इसीलिए हम वो रास्ता पार कर रहे थे और तभी वो कार, और इतना बोलकर बुढ़िया कस के रोने लगी। उस बूढ़ी औरत के शब्दों में जितना दर्द था उतनी ही अजीब सी भयानकता भी जाने क्यों लग रही थी। मैं माफ़ी मांगता हूँ, आप लोग प्लीज़ चलिए, मेरी कार यहीं पास में है, मैं आपकी मदद। एक मिनट। अचानक मेरे दिमाग में ये विचार आया कि आज सुबह से कोई बारिश नहीं हुई थी, और आज तो क्या बल्कि कई दिनों से बारिश नहीं हुई थी। इस ठंड के मौसम में बारिश? मैं हैरान था। और अगर इस जंगल में बारिश हुई थी तो सड़क गीली होती, पर ना तो जंगल गीला था और ना ही सड़क। मैंने उस बुढ़िया से पूछा, अम्मा, आज तो कोई बारिश नहीं हुई, आप कैसी बातें कर रही हैं? ध्यान से देखो अपने चारों तरफ। और तभी मेरे सिर पर पानी की बूंद गिरी। मैं हड़बड़ा गया। मैंने देखा पेड़ से पानी चू रहा था
और अगल बगल ज़मीन पर अब पानी दिख रहा था। मैं बुरी तरह से हड़बड़ा गया। एक के बाद एक होती इन घटनाओं ने ना चाहते हुए भी मेरे मन को और डरा दिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सपने में हूँ और मैं जान चुका था कि वो सपना नहीं, हकीकत ही था। आगे की कहानी पार्ट 6 में आएगी। तब तक के लिए अगर अभी तक कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा।